को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आप सभी बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे क्रिएटिव राइटिंग को लेकर के कि सर जी बीए बीएससी बीकॉम में यूजी के प्रथम सेमेस्टर में बेसिकली जो है एक क्रिएटिव राइटिंग करके एक सिलेबस शामिल है, जो कि एक प्रकार से सैक पाठ्यक्रम के रूप में यानी SEC क्रिएटिव राइटिंग में अगर आपने लिया है बिहार के विश्वविद्यालय में बेसिकली ये एक प्रकार से शामिल होता है। तो अगर बिहार से संबंधित किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं तो आपका एक प्रकार से ये हो सकता है, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग क्लियर SEC कोर्सेज में शामिल है। जैसे एक प्रकार से मैंने वैल्यू एडेड कोर्सेज के बारे में आपको बताया था कि जैसे उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें आपने स्वच्छ भारत के बारे में पढ़ा था, ठीक है, BAC जो था, इसी तरीके से SEC होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग ले रखा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि जो है अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आने वाले समय में। हालांकि आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के एक प्रकार से जो क्वेश्चंस लगभग 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके आते हैं तो उसके लिए आप यह वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए पर्याप्त होगा यह लेक्चर, ठीक है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक प्रकार से रहेगा आपका पेपर। तो आपका हिंदी में आप चाहे पेपर देने जा रहे हैं चाहे इंग्लिश में, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं इसको हिंदी में आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि हमारे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं क्रिएटिव राइटिंग के उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो और जो एक प्रकार से हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो। तो आप सभी लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चले समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है महोदय। पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग मतलब होता है रचनात्मक लेखन। तो जो रचनात्मक लेखन होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है इनमें से? टू इंटरटेन यानी कि मनोरंजन करना, या फिर टू प्रोड्यूस यानी राजी करना, या फिर टू इन्फॉर्म यानी कि एक प्रकार से जानकारी देना, या टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स यानी कि व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करना। तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग? तो क्रिएटिव राइटिंग का मेन पर्पस होता है, रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है टू इंटरटेन करना यानी कि मनोरंजन करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ गेम ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक लेखन की शैली नहीं माना जा सकता इनमें से? रोमांस को, या फिर मेमोर को, या पोएट्री को, या बिजनेस को? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्रिएटिव राइटिंग में आप रोमांटिक चीज़ें भी लिख सकते हैं यानी कि रोमांस चीज़ें लिख सकते हैं। मेमोर माने संस्मरण, तो संस्मरणात्मक चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। पोएट्री माने कविता, तो कविता में भी एक प्रकार से आप जो है इसको लिख सकते हैं। या रचनात्मक लेखन की शैली में रोमांस, संस्मरण, कविता यानी रोमांस, पोएट्री और मेमर ये सब शामिल होते हैं, ठीक है, जबकि बिजनेस नहीं शामिल होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग? आपसे कह रहा है कि रचनात्मक लेखन के तत्व क्या हैं इनमें से? देखिए रचनात्मक लेखन के तत्व की अगर बात की जाए तो पहला तत्व होता है करेक्टर, सेटिंग एंड लैंग्वेज, यानी कि करेक्टर माने क्या होता है? चरित्र, ठीक है। सेटिंग माने होता है उसका विन्यास कैसा, पद विन्यास कैसा है, कहाँ कहाँ पर इसको कैसे सेट करना है, ठीक है। एंड लैंग्वेज यानी कि भाषा उसकी कैसी है। तो ये भी मतलब एक जो है क्रिएटिव राइटिंग में भाषा इंपॉर्टेंट होती है, करेक्टर इंपॉर्टेंट होती है, सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ प्लॉट स्ट्रक्चर एंड एक्शन, यानी प्लॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जो कथानक की संरचना है, जो कहानी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये डिनोट करता है, ये भी एक तत्व है। और इसके अलावा एक्शन, एक्शन माने क्रिया, जो क्रिया कर रहे होते हैं करेक्टर्स, वो क्रियाएं या क्या 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 चीज़ें हो रही होती हैं। इसके अलावा इशूज़ जो कुछ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नरेशन यानी कि एक प्रकार से जो कथन होते हैं वो, डायलॉग यानी संवाद जो होता है वो, ठीक है, एंड स्टाइल। तो ये सब एक प्रकार से एलिमेंट्स होते हैं किसके? क्रिएटिव राइटिंग के, यानी कि रचनात्मक लेखन के एलिमेंट्स यानी तत्व कौन कौन से हैं? ये रचनात्मक लेखन के तत्व क्या क्या हैं भैया? रचनात्मक लेखन के तत्वों की अगर बात की जाए तो रचनात्मक लेखन के तत्वों में क्या क्या शामिल है? रचनात्मक लेखन के तत्वों में शामिल है आपका चरित्र विन्यास, भाषा, मुद्दे, कथन, संवाद शैली, ठीक है, कथानक संरचना और क्रिया, ये सब शामिल है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग उसको एक प्रकार से बहुत ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं हिंदी में आपको चीज़ों को समझा करके आपको समझा रहा हूँ, अंग्रेजी में चाहे बाइलिंगुअल आपका चल रहा है तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एलिमेंट इन क्रिएटिव राइटिंग? आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित में से कौन सा डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एलिमेंट इन क्रिएटिव राइटिंग, यानी एक प्रकार से रचनात्मक लेखन में भाषा तत्व का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है? बताएं
इनमें देखिए हिंदी, स्पेनिश, इंग्लिश या रोबोट, कौन सी भाषा का प्रयोग इसमें नहीं होता? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एलिमेंट इन क्रिएटिव राइटिंग? इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका रोबोट। रोबोटिक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं होता है। बाकी हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में और स्पेनिश में, इन सभी में लिखा जा सकता है। क्लियर? तो समझ में तो बिल्कुल आ रहा होगा आपको। फटाफट से लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन क्रिएटिव राइटिंग? यानी आपसे कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है महोदय कि रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण जो है इंग्रेडिएंट, मतलब होता है कि जो घटक होते हैं या तत्व या इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो कौन से होते हैं? बताएं, रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है इनमें से? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? ट्रू स्टोरीज यानी सच्ची कहानियाँ, या जोक्स यानी कि जो व्यंग होता है, चुटकुले वगैरह वो, या ऑटोबायोग्राफीज यानी कि आत्मकथाएं, या इमेजिनेशन यानी कि कल्पना? बताएं। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो प्रमुख घटक है एक प्रकार से किसका? रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में जो शामिल होता है महोदय, वो शामिल होता है आपका कौन सा? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं किसमें? क्रिएटिव राइटिंग में। क्या क्रिएटिव राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इमेजिनेशन यानी कि कल्पनाएं। ठीक है, क्या कल्पना? अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू सम एज ग्रुप एंड शेयरिंग सिमिलर सोशल बैकग्राउंड आर नोन एज? चिल्ड्रन बिलोंगिंग यानी आपसे कह रहा है कि समान आयु वर्ग के और समान सामाजिक जो पृष्ठभूमि होते हैं, सिमिलर सोशल बैकग्राउंड एंड मतलब कि एज नोन एज, यानी कि जो सेम एज के ग्रुप के बच्चे होते हैं और साथ ही साथ में वो सामाजिक पृष्ठभूमि वाले, समान सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे और समान आयु वर्ग के बच्चों को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में? सहपाठी के रूप में, यानी कि प्लेमेट्स जिसको आप बोलते हैं सहपाठी, फ्रेंड्स के यानी मित्र के रूप में, या फिर जो है पीयर ग्रुप्स, यानी पीयर ग्रुप्स मतलब होता है सहकर्मी समूह जो होते हैं जो साथ में काम करने वाले थे। क्लासमेट्स यानी कि जो सहपाठी होते हैं वो क्लासमेट्स, और प्लेमेट्स यानी खेल के सहपाठी की प्लेमेट्स बोलते हैं, क्लासमेट्स जो पढ़ने वाले सहपाठी होते हैं वो। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू सेम एज, यानी वो मतलब कि एक समान आयु के हैं, समान आयु ग्रुप के हैं, और शेयरिंग सिमिलर सोशल बैकग्राउंड, यानी कि सामाजिक पृष्ठभूमि उनकी भी ठीक ठाक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सहकर्मी समूह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पीयर ग्रुप इज अ ग्रुप हुज मेंबर शेयर, यानी आपसे कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है भैया कि सहकर्मी समूह एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य साझा करते हैं। क्या साझा करते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सिमिलर वैल्यूज यानी कि सामाजिक मतलब कि समान मूल्य, सिमिलर जो है सरकमटेंसेस यानी कि एक प्रकार से समान परिस्थितियाँ, या सिमिलर प्लेग्राउंड यानी कि समान खेल का मैदान, या सिमिलर स्टडी सर्कल एंड बुक्स यानी कि समान अध्ययन मंडल, या फिर बुक जो पुस्तकें समान होती वो। तो सहकर्मी समूह जो होता है, पीयर ग्रुप्स जो होता है, इज अ ग्रुप हुज मेंबर शेयर, यानी कि एक प्रकार से सहकर्मी समूह का ऐसा मतलब सहकर्मी समूह जो है एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य साझा करते हैं। क्या साझा करते हैं बाबू? क्या साझा करते हैं? वो सिमिलर जो है एक प्रकार से टेंसेस शामिल करते हैं, यानी कि एक प्रकार समान परिस्थितियां साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इमेजिनेशन हेल्प चिल्ड्रन कोप विथ, यानी कि आपसे कह रहा है कि जो है इमेजिनेशन हेल्प चिल्ड्रंस जो है कोप विथ, यानी आपसे कह रहा है, सीधा सीधा प्रश्न है कि कल्पना जो होते हैं बच्चे को इससे निपटने में मदद करती है। किससे निपटने में? तो कल्पनाएं जो होती है बच्चों को एक प्रकार से नई अवधारणाओं को एक प्रकार समझने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्टिव इमेजिनेशन हेल्प इम्प्रूव यानी डैश बिकॉज इट अलाउज द चाइल्ड टू ट्राई न्यू थिंग। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सक्रिय कल्पनाशीलता चीज़ों को बेहतर बनाने में मदद करती है क्योंकि यह बच्चे को नई चीज़ें आजमाने का मौका देती है। ठीक है, उसमें से इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा भैया क्या? सीखना, यानी लर्निंग जो होती है, लर्निंग। एन एक्टिव इमेजिनेशन हेल्प इम्प्रूव लर्निंग बिकॉज इट अलाउज द चाइल्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स। ठीक है, लर्निंग यानी कि उसको नई नई चीज़ों का अभ्यास होगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आ चुका है भैया। देखें, अगर आपको एक प्रकार से स्वच्छ भारत
या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या स्वच्छ भारत या फिर एक प्रकार से क्रिएटिव राइटिंग। ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इंग्लिश वाला ये, बाकी वीडियोस तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रही है। तो पीडीएफ इसके प्राप्त करने के लिए बाकी और सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम में जैसे हिंदी साहित्य, आपका जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन सभी का जो एक प्रकार से पीडीएफ वगैरह क्लास वगैरह लेने के लिए आप SMS करें 9161 93 60 62 पर। आपके लिए बेहतर व्यवस्था करी गई है पीडीएफ नोट्स की। ठीक है, आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट नेम लिख करके सेंड कर दीजिएगा। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से। आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने पड़ेंगे और आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाए, उसी पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने होंगे और मात्र 100 रुपये में ही आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। इन सभी के पीडीएफ नोट्स आपको, इससे क्रिएटिव राइटिंग का, फिजिकल एजुकेशन, मतलब कि जो भी आपका होगा, ठीक है, जो भी आपके वोकेशनल और इन सभी में कोर्स मतलब कि कोर्सेज में होंगे, MGC MDC जो भी होगा, MIL, ठीक है, इन सभी के लिए, बिहार विश्वविद्यालय के लिए और यूपी विश्वविद्यालय के लिए पढ़ाने का काम करते, तो आपके लिए बिल्कुल बेहतर होगा। क्रिएटिव राइटिंग जहाँ पर भी पूछा आता है, हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय वगैरह में भी आता है, तो आप जो है इसको थोड़ा सा फॉलो करिएगा। आप SMS करें नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, इस नंबर पर SMS करिएगा, आपके लिए व्यवस्था करी जाएगी। पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, इन सभी के, यानी जो क्लास हो रही है इसकी पीडीएफ नोट्स और बाकी जो भी क्लासेस स्वच्छ भारत या उन सभी की होगी, उन सभी की पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न आ चुका है, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैड टू हरी, हम, होम, वर, ग्रैंडमा वाज वेटिंग। यानी आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है भैया फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित वाक्य जो है, इनमें से निम्नलिखित वाक्य में कौन सा अलंकार मौजूद है? व्हिच फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच माने होता है कौन सा अलंकार, कौन सा अलंकार विद्यमान है बाबू इसमें, किसमें कौन सा अलंकार विद्यमान है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, किसमें भैया कौन सा अलंकार विद्यमान है इस सेंटेंस में? नीचे जो फॉलोइंग माने नीचे निम्नलिखित में से, आई हैड टू हरी, आई हैड टू हरी होम वेयर, यानी कि आई हैड टू हरी, मुझे जल्दी से घर जाना था, जहां ग्रैंड माँ वाज बेटिंग, यानी कि वेयर, यानी वहां पर जहां दादी इंतजार कर रही थी, मुझे जल्दी से घर जाना था जहां दादी इंतजार कर रही थी। इसमें कौन सा अलंकार होगा आपका? ऑक्सीमोरन या सिमली या फिर एनाफोरा या फिर एक प्रकार से जो है एलिट्रेशन? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एलिट्रेशन माने होता है अनुप्रास, ठीक है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? एलिटेशन, यानी कि इसमें कौन सा होगा अलंकार? इसमें होगा आपका अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? मुझे जल्दी से घर जाना है था जहां दादी इंतजार कर रही थी, यानी आई हैड, यहाँ पर एच एच एच, ठीक है, एच यहाँ पर कई बार एक प्रकार से एच शब्द का प्रयोग है, यानी कि सिमिलर चीजें हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि द क्लॉक, टिकट, टिक टुक, यानी आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार मौजूद है किस शब्द में? द क्लॉक टिक्ड, टिक टॉक, यानी आपसे कह रहा है कि घड़ी ने जो टिक टिक की टाक है, टिक टिक की टाक जो चल रही घड़ी की, इसमें कौन सा अलंकार है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। तो इसमें कौन सा अलंकार है भैया? इसमें अलंकार है आपका ओनोमोटोपिया, ठीक है, कौन सा अलंकार है भैया इसमें? इसमें अलंकार है ओनो मेटोपोसिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सेलेक्ट द एप्रोसिएट फिगर ऑफ स्पीच, यानी आपसे कह रहा है कि उपयुक्त अलंकार का चयन कीजिए। इसमें कौन सा अलंकार है? द केमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, इसमें कौन सा अलंकार है? पुनः वाक्य, यानी कि पुन, या फिर जो है अपस्ट्रॉफी या पर्सोनिफिकेशन या मेटाफर? बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? उपयुक्त अलंकार का चयन कीजिए। ऊंट रेगिस्तान का जहाज, यानी द केमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, बताएं इसमें जो है कौन सा अलंकार है महोदय? इसमें आपका कौन सा अलंकार होगा? इसमें अलंकार है आपका मेटाफर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। मेटाफर मतलब क्या होता है? रूपक अलंकार, जिसको हिंदी में कहते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोटिव, यानी कि मोटिव क्या है? बताएं मोटिव क्या है भैया? मोटिव क्या है? मोटिव क्या होता है? अ टाइप ऑफ थीम या अ रिकरिंग इमेज और आइडिया या द
एंटागोनिस्ट मोटिव या अकैच फ्रेज? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मोटिव क्या है? थीम का एक प्रकार है, या एक आवर्ती छवि या विचार है, या प्रतिपक्षी का मकसद होता है, या फिर एक आकर्षक वाक्यांश होता है? तो मोटिव क्या होता है महोदय? मोटिव होता है आपका रिकरिंग इमेज और आइडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यानी इसका मतलब क्या होता है? एक आवर्ती छवि या एक ऐसा उच्च क्वालिटी का विचार या एक आवर्ती विचार। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिव? यानी आपसे कह रहा है प्रश्न, प्रश्न क्या रहा है महोदय? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांकनों की हमेशा एक विशेषता होती है, यानी कि जो है मोटिव होता है, मोटिव की हमेशा एक विशेषता इनमें से कौन सी है जो हमेशा मोटिव की विशेषता रही है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। तो देयर आर रिकरिंग, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वे आवर्ती हैं, ये सबसे ज्यादा एक प्रकार से इसकी विशेषता रही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज ट्रोप इन लिटरेचर? आपसे कह रहा है कि साहित्य में ट्रोप क्या होता है? साहित्य में ट्रोप किसे कहते हैं? साहित्य में ट्रोप जो होता है महोदय वो क्या होता है? साहित्य में ट्रोप जो होता है वो जो है फिगरेटिव यूज ऑफ वर्ड, यानी कि तात्पर्य ये है कि साहित्य में ट्रोप जो होता है शब्दों का जो अलंकारिक उपयोग होता है, शब्दों को जो है एक प्रकार चमत्कारिक तरीके से प्रयोग करना, वही एक प्रकार से आपका लिटरेचर में ट्रोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाई डू अदर्स यूज वर्ड प्ले इन दियर राइटिंग? यानी आपसे कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है महोदय? प्रश्न है कि व्हाई इज करेक्टर क्रिएशन इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर? नहीं, ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है उससे पहले वाला प्रश्न आप देखेंगे। व्हाई डू अदर्स यूज वर्ड प्ले इन दियर राइटिंग? यानी आपसे कह रहा है लेखक अपने लेखन में वर्ड प्ले का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं महोदय, किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं लिटरेरी डिवाइस के रूप में करते हैं। किसके रूप में? यानी एक साहित्यिक एक प्रकार से उपकरण के रूप में जो है प्ले का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। व्हाई इज करेक्टर क्रिएशन इम्पोर्टेंट इन लिटरेचर? यानी आपसे कह रहा है कि साहित्य में चरित्र निर्माण क्यों जरूरी होता है या क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो साहित्य में चरित्र निर्माण जो महत्वपूर्ण होता है वो इसलिए होता है फॉर डिफाइनिंग अ रोल प्ले, यानी कि एक प्रकार से महत्वपूर्ण होता है एक भूमिका को परिभाषित करने के लिए एक नाटक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मोटिव इन फिल्म एंड वीडियो? यानी फिल्म और वीडियो में मोटिव क्या होता है? तो एक फिल्म या वीडियो में मोटिव जो होता है वो क्या होता है? एक फिल्म या वीडियो में जो मोटिव होता है महोदय, अ मोटिव इन अ फिल्म कैन बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज। यानी कि आपसे कह रहा है कि किसी फिल्म में मूल भाव को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल इसके ये भी मोटिव होता है। इसके अलावा अ रिपीटेड नैरेटिव एलिमेंट दैट सपोर्ट द थीम ऑफ स्टोरी, यानी कि एक दोहराया गया कथन तत्व जो कहानी के विषय का समर्थन करता है, ये भी एक प्रकार से मोटिव जो है दर्शाता है। इसके अलावा अ मोटिव वास्टली इम्प्रूव द स्टोरी, यानी कि एक मूल भाव कहानी को काफ़ी हद तक साबित भी करता है, तो ये भी एक प्रकार से जो है मोटिव। तो इस तरीके से मोटिव जो है वीडियो में एंड फिल्म में जो है इस तरीके की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज अ गुड मोटिव डू? यानी आपसे कह रहा है कि एक अच्छा मूल भाव क्या करता है? मोटिव माने किस उद्देश्य या किस मूल भाव से लिखा गया है। तो एक अच्छा मूल भाव जो होता है क्या करता है? एक अच्छा मूल भाव जो होता है भैया वो इट सपोर्ट द थीम ऑफ स्टोरी, वह जो है विषय वस्तु का समर्थन करता है। साथ ही साथ में इज अ रिकरिंग एलिमेंट इन अ स्टोरी, यानी कि कहानी में एक आवर्ती तत्व भी होता है। साथ ही साथ में इनहेंस योर नैरेटिव एलिमेंट, यानी आपके कथा तत्व को क्या करता है? बढ़ाता भी है। कथा तत्व को बढ़ाता है, नैरेटिव एलिमेंट को क्या करता है? इनहेंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऑल आप दिए यानी उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भैया, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए, ताकि मैं इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ और आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है महोदय? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया कि डायलॉग क्या होता है? बताएं। डायलॉग यानी संवाद जिसको आप कहते हैं। संवाद किसे कहते हैं भैया? संवाद जो होता है वो क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। तो अ कन्वर्सेशन बिटवीन एमंगिस्ट करेक्टर्स, यानी कि पात्रों के बीच जो बातचीत होती है उसी को डायलॉग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आ चुका, गुड डायलॉग शुड डू व्हाट, यानी अच्छे संवाद से क्या होना चाहिए, बताएं। गुड डायलॉग शुड डू व्हाट, यानी अच्छे संवाद से क्या होना चाहिए, क्या होता है। अच्छे संवाद से एक प्रकार से क्या होता है बाबू, हेल्प टू डेवलप अ करेक्टर, यानी कि इससे क्या होता है, इससे एक प्रकार चरित्र को विकसित करने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हाउ वाज द करेक्टर डोरियन ग्रे इन द पिक्चर ऑफ डेरियन ग्रे, यानी आपसे कह रहा है कि डेरियन ग्रे का किरदार कैसा था द पिक्चर्स ऑफ डेरियन ग्रे, मतलब रचना में। तो द पिक्चर्स ऑफ डेरियन ग्रे में डेरियन ग्रे का किरदार कैसा था, तो डेरियन ग्रे जो था उसका किरदार कैसा था, उसका किरदार था जो है अ यंग मैन, यानी कि वो एक जवान आदमी था, एक युवा था। अ मैन विथ प्राइड, यानी कि एक गर्वित व्यक्ति था, गर्ववान व्यक्ति था। अ हैंडसम मैन, वो बड़ा सुंदर आदमी था, बहुत सुंदर व्यक्ति था। आप डी लगा देंगे। ऑल ऑफ दी अबव करेक्टर्स, यानी उसी के एक प्रकार से उसके करेक्टर में सारी चीज़ें एक प्रकार से फिट बैठती थी। आप ठीक है, एक गर्ववान व्यक्ति, एक सुंदर, एक युवा व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज मिस्टर ड्रे, ड्रेज बेस्ट फ्रेंड इज प्राइड एंड प्रेजुडाइस, यानी आपसे कह रहा है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइज एंड प्रोड्यूस प्रोड्यूस में मिस्टर डेरे का सबसे अच्छा दोस्त कौन था इनमें से, तो मिस्टर डेरे का सबसे अच्छा जो दोस्त था वो तो कौन था भैया, मिस्टर बिंगली। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मिस्टर बिंगली जो था, मिस्टर बिंगले, वो एक प्रकार से प्राइड एंड प्रोड्यूस रचना में मिस्टर डेरे के दोस्त थे सबसे अच्छे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज पाइप्स रियल नेम इन ग्रेट एक्सप्रेशन, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बताएं, प्रश्न है कि व्हाट इज पीप्स रियल नेम इज ग्रेट एक्सपेंशन, यानी आपसे कह रहा है महोदय कि ग्रेट एक्सपेंटेशन में पिप का असली नाम क्या था। तो पिप का असली नाम क्या था, पिप का असली नाम था महोदय फिलिप प्रिप। क्या नाम था, फिलिप प्रिप। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हेन एनालिसिस या एनालाइंग अ करेक्टर, यानी आपसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी उपन्यास का विश्लेषण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक विचारणीय इनमें से नहीं होता है। इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से आपका है द एनादर्स प्रीवियस वर्क ऑफ लिटरेचर, यानी आपको एक प्रकार से लेखक की पिछली साहित्यिक कृतियों को एक प्रकार से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो किसी उपन्यास का विश्लेषण करते समय आपको एक प्रकार से चरित्र की शारीरिक विशेषताओं को ध्यान रखना होता है, करेक्टर्स ऑफ फिजिकल जो है एट्रीब्यूट्स, इसके अलावा द करेक्टर रिलेशनशिप विथ अदर्स, यानी कि चरित्र का दूसरे चरित्रों के साथ क्या संबंध है, और संघर्ष जीवन जिनका चरित्र समान करता है, तो ये भी एक प्रकार से, यानी तीनों ये इंपॉर्टेंट है, जबकि ये वाला आपको नहीं उसका देखना होता है, दूसरी रचनाओं को। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी इज, यानी प्रोटागोनिस्ट जो होता है स्टोरी में क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। अ प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी इज, बताएं। अ प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी इज, यानी कहानी में नायक कौन है। प्रोटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, नायक। कहानी में नायक कौन है भाई, कहानी में नायक कौन होता है, कहानी में नायक होता है द मैन करेक्टर्स हु एक्सप्रेस कन्फ्लिक्ट, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है भाई, इनमें से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो एक प्रकार से जो आदमी मुख्य चरित्र जो संघर्ष का अनुभव करता है वही एक प्रकार से उसका जो है स्टोरी का नायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, करेक्टर्स इज डेवलप्ड बाई, यानी कि चरित्र का विकास होता है, चरित्र का विकास होता है किसके द्वारा, चरित्र का विकास होता है किसके द्वारा, विल पावर के द्वारा, यानी कि विल पावर मतलब इच्छा शक्ति के द्वारा। ठीक है, मोरलिटी के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, और कंडक्ट एंड बिहेवियर, यानी कि एक प्रकार से जो चरित्र का विकास होता है आचरण और व्यवहार से। कंडक्ट माने आचरण और बिहेवियर माने व्यवहार, विल पावर माने जो है इच्छा शक्ति, और मोरलिटी माने नैतिकता, तो नैतिकता, ठीक है, इच्छा, व्यवहार शक्ति, ठीक है, इच्छा शक्ति, व्यवहार शक्ति, आचरण, इन सभी से एक प्रकार से करेक्टर का डेवलपमेंट होता है, करेक्टर का विकास होता है, चरित्र का विकास होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर करेक्टर्स ट्रेट्स, यानी कि चरित्र का लक्षण है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का है क्वालिटीज सच एज इनसिक्योरिटी और ब्रेवरी, यानी कि एक प्रकार से कह रहा है आपसे कि बहुत कम या कोई जानकारी, मतलब एक मिनट, असुरक्षा या बहादुरी जैसे जो गुण होते हैं चरित्र का लक्षण यही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
स्टैटिक कैरेक्टर, स्टैटिक कैरेक्टर जो होता है यानी स्थिर चरित्र इनमें से कौन सा होता है? स्थिर चरित्र बेसिकली होता है डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द स्टोरी, यानी कहानी के मतलब कहानी के दौरान उसका चरित्र ना बदले, वही होता है आपका स्टैटिक कैरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं, हमारे नए चैनल पर को करिकुलर मास्टर पर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा आ चुका भैया? प्रश्न आ चुका है, देखें सभी लोग, विच पोएटिक फॉर्म is written with a precise meter that does not rhyme, यानी आपसे क्या कह रहा है, राइम और रिदम से लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है महोदय? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। विच पोएटिक फॉर्म इज रिटन विथ अ प्रिसाइज मेटर दैट डज नॉट राइम, यानी आपसे कह रहा है कि कौन सा काव्य का रूप सटीक मीटर के साथ लिखा जाता है जिसमें तुक नहीं होता। तो जिसमें तुक नहीं होता वो कौन सा होता है भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल ब्लैंक वर्स बोलते हैं जिसमें तुक नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिक्त छंद जिसको कहते हैं, ब्लैंक वर्स माने रिक्त छंद। अगला प्रश्न है, अ पोएटिक फॉर्म व्हिच इज रिटन विथ आइम्बिक पैरामीटर इज, यानी आयम्बिक पैरामीटर जो होता है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक काव्य के रूप में आयम्बिक पेट्रामीटर या आयम्बिक जो मतलब कि पेंट्रामीटर होता है, आयम्बिक पेंट्रामीटर के साथ लिखा जाता है। एक काव्य रूप जो आयम्बिक पेंट्रामीटर के रूप में लिखा जाता है, वो इनमें से कौन सा है? वो इनमें से होता है भैया कौन सा? ब्लैंक वर्स, यानी कि मुक्त छंद या रिक्त छंद, मुक्त छंद। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द अनराइम्ड आयम्बिक पेंट्रामीटर पोएट्री इज, यानी आपसे कह रहा है कि बिना तुकांत आयम्बिक पेंटामीटर कविता इनमें से कौन सी होती है? तो बिना आयम्बिक या बिना तुकांत आयम्बिक पेंटामीटर जो कविता होती है वो एक प्रकार से कैसी होती है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वो रिक्त छंद यानी मुक्त छंद की होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अ पोएट्री दैट कंटेन्स राइमिंग विजुअल साउंड ऑफ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड, यानी आपसे कह रहा है कि एक कविता जिसमें विशेष क्षण की तुकांत स्वर ध्वनियाँ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो एक कविता जिसमें विशेष क्षण की तुकांत स्वर ध्वनियाँ होती हैं हमेशा की, उसे क्या कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उसको क्या कहते हैं बाबू? उसको बोलते हैं राइम्ड पोएट्री। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्ट्रेस्ट टू ब्लैंक वर्स विच पोएम आर राइम बाय डेफिनेशन ऑल्दो देयर स्कीम वेरियस, यानी आपसे कह रहा है प्रश्न के रिक्त पद के विपरीत कौन सी कविताएं परिभाषा के अनुसार तुकबंदी वाली होती हैं, हालांकि उनकी योजना अलग अलग सी होती है। ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा राइम्ड पोएम्स, इन्हीं को कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्हिच पोएटिक फॉर्म लैक्स a a consistent rhyme scheme, मेट्रिकल पैटर्न और म्यूजिकल पैटर्न, यानी आपसे कह रहा है कि किस रूप में सुसंगत तुकबंदी योजना, छंदबद्ध पैटर्न या संगीत रूप का जो है एक प्रकार से अभाव होता है इसमें से। तो इसमें से जिसमें अभाव होता है संगीत वगैरह का या एक प्रकार से इन चीज़ों का, वो कौन सी रचना होती है? उसको बोलते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है? बिना तुक वाली कविता, मतलब मुक्त छंद जिसको आप कह सकते हैं। नहीं, मिस उसको फ्री वर्स बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इज आ स्ट्रेस्ड एंड अंडरस्टेड सिलेबिक पैटर्न इज अ वर्स और विद इन द लाइन्स ऑफ अ पोयम, यानी आपसे कह रहा है कि एक छंद में या एक कविता की पंक्तियों के भीतर एक तनावग्रस्त और तनाव रहित शब्दांश पैटर्न कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसी को क्या बोलते हैं भैया? उसी को मीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मीटर इज अ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड जो है सिलेबिक पैटर्न इन अ वर्स और विद इन द लाइन्स ऑफ पोएम। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि ए इज अ ए डैश इज अ रिपीटेशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड occurring एट द एंड ऑफ लाइन इन पोएम और सॉन्ग, यानी आपसे कह रहा है कि एक कविता
या गीत में पंक्तियों के अंत में होने वाले समान ध्वनि वाले शब्दों की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो उसको उसी को तुक कहते हैं, यानी उसको को क्या बोलते हैं? राइम बोलते हैं। जैसे कि मंगल भवन मंगल हारी और दरबो सुधर बिहारी, तो लास्ट में आपको हारी और बिहारी मिल रहा है, यही राइमिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका भैया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच इज एन ऑब्जेक्ट, व्हिच इज एन ऑब्जेक्ट पब्लिकेशन डिजाइन टू होल्ड टेक्स्ट इन मतलब स्पेसिफिक शेप साइज एंड स्टाइल। यानी आपसे कह रहा है कि प्रकाशन में एक वस्तु क्या है, जिसे एक वह वस्तु क्या है जिसे एक विशिष्ट आकार आकार और शैली में पाठ रखने के लिए डिजाइन किया गया है, उसको क्या बोलते हैं भैया? तो उसी को बोलते हैं शेप। क्या बोलते हैं? शेप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अ वर्किंग पेपर ऑफ अकाउंटेंट्स प्रिपेयर्ड विथ अ लेड पेंसिल इज कॉल्ड। यानी आपसे कह रहा है कि लेड पेंसिल से तैयार किए गए लेखाकारों के कार्यपत्र को क्या कहा जाता है? तो उन पत्रों को क्या कहते हैं? उन पत्रों को वर्कशीट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, वर्कशीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, which property is used to change the font ऑफ एन एलिमेंट। यानी आपसे कह रहा है कि किसी तत्व के फॉन्ट को बदलने के लिए किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो किसी फॉन्ट की जो क्वालिटी है उसको बदलने के लिए किस गुण का उपयोग करते हैं? तो फॉन्ट स्टाइल का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉन्ट शैली का प्रयोग करके हम फॉन्ट को अलग अलग चीज़ों में लिख पाते हैं। ठीक है, कभी टेढ़ा कभी बड़ा कभी छोटा, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर वर्क बुक्स हेल्पफुल टू चिल्ड्रन। यानी आपसे कह रहा है कि कार्य पुस्तिकाएं बच्चों के लिए किस प्रकार सहायक होती हैं? तो कार्य पुस्तिकाएं जो होती हैं बच्चों के लिए एक प्रकार से टू डी मोन्स्टायर दियर नॉलेज, यानी कि एक प्रकार से बच्चों के लिए कार्य पुस्तिकाएं जो होती हैं वो उच्च गुणवत्ता, मतलब कि वो एक प्रकार से अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए या उसमें ज्ञान के प्रदर्शन करने के लिए सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हैंड राइटिंग हेल्प्स चिल्ड्रन। यानी जो हस्तलेखन होता है बच्चों की कैसे मदद करता है? हस्तलेखन जो होता है बच्चों के लिए मदद कैसे करता है भैया? वो उच्च गुणवत्ता वाली रचना हो जाती है, यानी कि हायर क्वालिटी कंपोजिशन। तो हैंड राइटिंग हेल्प्स चिल्ड्रन हायर क्वालिटी मतलब कि कंपोजिशन, यानी वो उसकी उनकी जो है अच्छी क्वालिटी की राइटिंग हो जाएगी जब वो लगातार लिखेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंट्स ऑन डिमांड। यानी आपसे कह रहा है कि प्रिंट ऑन डिमांड का क्या अर्थ है? प्रिंट एंड डिमांड का क्या अर्थ है? प्रिंट एंड डिमांड का क्या अर्थ होता है, फटाफट से आप बताएंगे। प्रिंट एंड डिमांड का अर्थ होता है भैया प्रिंटिंग बुक्स व्हेन नीडेड। यानी आपसे कह रहा है कि जरूरत पड़ने पर किताबें छापना। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच साइट इज नॉट फॉर ऑनलाइन पब्लिशिंग। यानी आपसे कह रहा है कौन सी साइट ऑनलाइन प्रकाशन के लिए नहीं है? इनमें से कौन सी साइट इनमें से प्रकाशन के लिए, ऑनलाइन प्रकाशन के लिए नहीं? फेसबुक, किंडल, पब्लिश ड्राइव या अमेजोन के डीपी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल फेसबुक जो है ये एक प्रकार से पब्लिशिंग एरिया नहीं, बाकी किंडल हो गया, अमेजोन के डीपी हो गया, पब्लिश ड्राइव हो गया, ये सब होता है। अगला प्रश्न, मीनिंग ऑफ डिजिटल पब्लिशिंग इज। यानी कि डिजिटल पब्लिशिंग का क्या अर्थ है? डिजिटल पब्लिशिंग का अर्थ होता है ऑनलाइन पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न आ चुका है, ये भी चलिए देख ही लेते हैं जब आ ही गया है। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया? अ स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ मैनुअल, व्हाट इज द रीडिंग सब्जेक्ट स्किल नोन एज। यानी आपसे कह रहा है कि एक छात्र तेजी से पढ़ रहा है, मैनुअल में विजिट जानकारी की तलाश कर रहा है, पठन उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? इसकी इस तरीके की, यानी एक प्रकार से बहुत टैलेंट, तो इसको क्या बोलते हैं? इस टैलेंटेड को क्या बोलते हैं? स्किमिंग, स्कैनिंग, बॉटम अप रीडिंग या आलोचनात्मक पठन, या जिसको आप बोलते हैं क्रिटिकल रीडिंग। इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है आपका? बी ऑप्शन है, स्कैनिंग बोलते हैं इसको। यानी कि जब भी एक प्रकार सरसरी नज़र, जिसको आप बोलते हैं स्कैनिंग करना। जैसे जब आप किसी चीज़ को क्या करते हैं, तेजी से पढ़ते हैं। स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट, खूब तेज से पढ़ते हैं। लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को देखते हैं। इन अ मैनुअल, व्हाट इज द रीडिंग सब स्किल नोन एज। तो इसी को क्या बोलते हैं भैया?
इसी को बोलते हैं स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द रीडिंग स्किल ऑफ स्किमिंग इज यूज्ड, यानी आपसे कह रहा है द रीडिंग स्किल ऑफ स्किमिंग इज यूज्ड, यानी प्रश्न है कि स्किमिंग के पठन कौशल का उपयोग किया जाता है कब। स्किमिंग जो है इसके पठन कौशल का उपयोग कब किया जाता है बताएं। तो इसके पठन कौशल का उपयोग किया जाता है भैया कब, किया जाता है टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट अ टेक्स्ट इन अबाउट, यानी कि किसी पाठ के बारे में विचार प्राप्त करने के लिए स्किमिंग के पठन कौशल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, स्किमिंग अ टेक्स्ट मीन्स, यानी कि स्किमिंग अ टेक्स्ट मीन्स मतलब होता है कि पाठ को स्किमिंग करने का क्या मतलब कि ये स्किमिंग का क्या अर्थ होता है। स्किमिंग का बेसिकली अर्थ क्या होता है, स्किमिंग का अर्थ होता है भैया रीडिंग फॉर मीनिंग, यानी उसके अर्थ को जानने के लिए एक प्रकार से पढ़ना ही, अर्थ के लिए पढ़ना ही एक प्रकार से स्किमिंग कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इन रीडिंग स्किल स्किमिंग इज, यानी आपसे कह रहा है कि पठन कौशल में स्किमिंग क्या होता है। तो पठन कौशल में स्किमिंग जो होता है भैया वो क्या होता है, स्किमिंग जो होता है अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड द मेन और जनरल आइडिया इन अ टेक्स्ट, यानी आपसे कह रहा है कि पाठ में मुख्य या समान विचार खोजने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक होती है पठन कौशल में स्किमिंग, ठीक है, ताकि वो एग्जैक्ट अर्थ उसका समझ पाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गिविंग अ cursory glance over the headlines of a newspaper is, यानी आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी समाचार पत्र की सुर्खियों पर सरसरी नजर डालना क्या कहलाता है। तो किसी समाचार पत्र पर अगर आप सरसरी नजर डालते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भैया स्कैनिंग। क्या बोलते हैं, स्कैनिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, चूंकि आप हेडलाइंस केवल पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लुकिंग क्विकली ओवर अ टेक्स्ट बुक टू गेट अ जर्नल और स्पेशल या सुपरफिशियल आइडिया ऑफ द कंटेंट इज कॉल्ड, यानी आपसे कह रहा है कि किसी पाठ्य पुस्तक पर जल्दी से नजर डाल करके उसकी सामग्री का सामान्य या सतही विचार प्राप्त कर पाना, उसके डीपली में जाकर के उसको इसके बारे में जान पाना या उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाना, ये एक प्रकार से क्या होता है, लुकिंग क्विकली। लुकिंग क्विकली मतलब होता है एक प्रकार नजर डाल करके जल्दी से, ठीक है। ओवर अ टेक्स्ट बुक टू गेट अ जर्नल और सुपरफिशियल आइडिया ऑफ दैट कंटेंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे स्किमिंग। क्या बोलेंगे, स्किमिंग। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, रवीश इज रीडिंग एन intersetting article in a newspaper. He wants to get the overall idea of the written. What does he do in his reading? यानी आपसे कह रहा है कि रेबिस एक समाचार पत्र में एक दिलचस्प लेख पढ़ रहा है। वह लेखक के समग्र विचारों को प्राप्त करना चाहता है। वह अपने पढ़ने में क्या प्रयोग करता है, मतलब किस चीज के तहत पढ़ रहा है, वो क्या है जब जो रबिस पढ़ रहा है, तो वो होता है क्या भैया, उसी को बोलते हैं स्किमिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, क्योंकि वो अर्थ को जानने के लिए पढ़ रहा है, पूरे भाव को समझने के लिए पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। वर्ड यूज्ड इन कॉम्प्रीहेंशन शुड बी, यानी आपसे कह रहा है कि मतलब कि वर्ड्स यूज्ड इन कॉम्प्रोहेंशन शुड बी। प्रश्न आपसे कह रहा है समझ में इस्तेमाल के लिए मतलब इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द होने चाहिए। समझ में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द कैसे होने चाहिए, तो कैसे होने चाहिए भैया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिसाइज। प्रिसाइज मैंने होता सटीक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यानी जब भी एक प्रकार से आप कोई ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिसको समझना हो दूसरों को, उसमें आप एकदम सटीक शब्दों का प्रयोग करें, ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ शुड हैव, यानी पैराग्राफ में होना चाहिए। पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, पैराग्राफ में होना चाहिए क्या भैया, बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, यानी कि एक प्रकार से शुरुआत मध्य और अंत, यानी प्रारंभ मध्य और अंत इसमें होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ा। ऐसे ही स्वच्छ भारत जो है इसका भी मैंने एक प्रकार से कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा स्वच्छ भारत का,
स्वच्छ भारत का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को कैसी लगी? स्वच्छ भारत के और यूनिट्स की वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं और भी यूनिट्स की वीडियो आपके लिए स्वच्छ भारत की प्रोवाइड करवा दूँगा। तो स्वच्छ भारत हो गया आपका। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का भी वीडियो जल्द ही आपके समक्ष लाऊँगा। वैसे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव वीडियो मैंने दिया हुआ था, एक ऑब्जेक्टिव और जल्द ही आपके लिए दे दूँगा, तो उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। बाकी क्रिएटिव राइटिंग जो है, इसका भी और मैं व्यवस्थित करूँगा कि और भी इसका कंटेंट देने का प्रयास करूँ, कोशिश करूँ, ठीक है? बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए तो इतना पर्याप्त है आपका, अगर इतना देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है। और भी चीज़ें जो भी होंगी इम्पोर्टेंट वो मैं प्रयास करूँगा लाने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्वच्छ भारत वाले एक प्रकार से बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप एमसीक्यूज़ वाले देख लीजिएगा। बाकी लिखित वाले भी यानी मॉडल पेपर मैं जल्दी बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से स्वच्छ भारत का आपको एक प्रकार से ये सब सिलेबस, अगर स्वच्छ भारत का एक प्रकार से पीडीएफ आपको हिंदी वाला जो प्राप्त करना है, तो भी एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर ही एसएमएस आपको करना है, ठीक है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या-क्या सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख दीजिएगा। उसके बाद में एक प्रकार से आपको मात्र और मात्र ₹100 ही सेंड कर देने होंगे। उसी ₹100 में आपको सभी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी के एक प्रकार से नोट्स वगैरह, पीडीएफ नोट्स और इसके साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स के अलावा आपको जो लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएँगे, ठीक है? तो आप सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से ग्रुप से, ठीक है? नंबर आपका मैंने दे दिया, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।